कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है वो आपके कमेंट पे आधारित है। जो भी कमेंट आप करके मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं इस जब प्रोग्राम में उन्हीं कमेंट का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से देता हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि इस प्रोग्राम में मैं कौन से कमेंट लेता हूँ, किस प्रकार से कमेंट लेता हूँ। तो चलिए अब ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं और अपने इस प्रोग्राम का हम पहला सवाल लेते हैं। ये सवाल हमसे कुलदीप जी ने पूछा है। देखिए कुलदीप जी हमसे पूछ रहे हैं, काफ़ी इन्होंने लंबा सवाल पूछा है और ऐसे लैंग्वेज में पूछा है जिसे पढ़ पाना भी मुश्किल है, फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। सर, मेरा डिवोर्स नोटरी पर आपसी समझौता हुआ है, मुझे उसे अब घर पर रखना है। मैंने सेक्शन 9 डाला है, क्या वो आ सकती है क्या? हमारी शादी 2 दिसंबर 2022 को हो गई और नोटरी डिवोर्स 9 दिसंबर 2021 को हुआ है। वो मेरे घर से 14 अक्टूबर से गई थी। उसने मेरे ऊपर 498 ए केस किया था। उससे मुझे चाटा मारा था और मैंने उसे पीटा। फिर उसके पिता ने केस किया। घर वाले नाम डाले थे गलत। उसके पिता ने एसपी ऑफिस में जाने की धमकी दी थी। तू डिवोर्स दे दे, उसे अमर लड़का देख रहा। उसके बेटी के लिए मैं गरीब हूँ, क्या वो शादी कर सकती है क्या? अगर उसने शादी की तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसे मेरा नोटिस रिसीव किया 30 दिसंबर 2021 को। 25 जनवरी 2022 को हमारी तारीख है कोर्ट में। अगर वो नहीं आई तो क्या करे? मुझे अब उसे डिवोर्स नहीं देना है, क्या करूँ? मैंने उससे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। कुछ भी हो, अब उसे डिवोर्स नहीं देना है। प्लीज़ हेल्प मी सर। अब देखिए कुलदीप जी, आपने तो पहले जो सवाल लिखा है वो बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखा है, मैं उसे सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी जो बातें आपने लिखी है, जो आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उसे समझ गया हूँ। देखिए पहली बात तो ये कि आपका डिवोर्स हो चुका है, यानी आपकी जो पत्नी थी उनसे आपने आपसी समझौता से नोटरी पेपर पे डिवोर्स कर लिया है। तो पहली बात तो ये कि इस डिवोर्स का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए पहले आपका जो सवाल है मैं वो तो समझ गया हूँ। अब मैं दो तरीक़ों से इसका जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो मैं एक दोस्त के तरीके से देना चाहता हूँ, ऐसे ही मैं आपको मानवता के नाते समझाना चाहता हूँ। तो देखिए जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, जो समाप्त हो चुकी हैं, डिवोर्स हो चुका है, आपका 498 ए का केस चला, उसमें समझौता हुआ, फिर नोटरी पेपर पे डिवोर्स हुआ, अब सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। तो आप अगर इन सारी चीज़ों को भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, दूसरे को अपना पार्टनर बनाएं, तो यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और दोस्त के नाते मैं आपको यही समझाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इन सब चक्करों में पड़ती हैं फिर से दोबारा, फिर सेक्शन 9 का केस लड़ते हैं, तो पत्नी की तरफ से भी कोई ना कोई केस किया जाएगा। फिर आपका सेक्शन 9 के केस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर पत्नी का जो केस होगा उसमें आप उलझ जाएंगे और काफ़ी आपकी बड़ी बर्बादी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इन सब चक्करों में ना पड़े, इन सब को जो भी चीज़ें हुई उन्हें भूल जाइए और आगे बढ़िए, मेरा आपसे यही सलाह है। अब बात अगर हम लीगल की करें और एक वकील के नाते मैं आपको सलाह दूं और क्या कानून है वो बताऊं, तो देखिए जैसा कि आपने बताया कि आपका नोटरी पेपर हुआ है, जो डिवोर्स हुआ है वो नोटरी पे हुआ है। तो पहली बात तो ये, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इस प्रकार का डिवोर्स हुआ है तो कोर्ट इसको मान्यता नहीं देता है, कोर्ट की नज़र में ये चीज़ शून्य है। तो अब भी आपकी जो पत्नी है वो आपकी पत्नी ही है, उनसे आपका डिवोर्स नहीं हुआ है। भले से ही आपने यहाँ पे नोटरी पेपर पे डिवोर्स ले लिया है, तो आपने जो यहाँ पे सेक्शन 9 का केस किया है जिसमें तारीख है, आप उसमें जाइए, हाजिर कराइए अपनी पत्नी को, उन्हें नोटिस भिजवाइए कि वो हाजिर हों, अपना पक्ष रखें। और यदि वो नहीं रखती हैं आके कोर्ट में, तो ऐसे में आप एक्स पार्टी ऑर्डर कराइए अपने केस में, सेक्शन 9 के केस में। लेकिन अगर आपको सेक्शन 9 की डिग्री भी मिल जाती है, इसके बावजूद भी जो आपकी पत्नी हैं वो आके आपके साथ नहीं रहती हैं, तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। हाँ, एक बात है कि अगर आपकी पत्नी जो हैं अभी उनसे आपका डिवोर्स नहीं हुआ है और वो दूसरा शादी कर लेती हैं, तो ऐसे में आप अपनी पत्नी के ऊपर आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत मुकदमा लिखवा सकते हैं बाइगेमी के लिए।
तो यही कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। तो जो चीज़ें मैंने दोस्त के नाते बताई, एक बार उसे आप सोचिएगा और उसे पे ही अमल करिएगा। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, मैं आपको यही सलाह दूँगा। बाकी अगर आपको कानून पे चलना है, जो चीज़ें कानून के रूप में मैंने आपको बताई, वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, सिर्फ़ आपकी बर्बादी ही होगी। अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल हमसे इंजीनियर AK यादव ने पूछा है। सर, अगर पत्नी FIR या कंप्लेंट केस 498A कर दे, उसके बाद दोनों पार्टी में समझौता हो जाए, तो क्या पति 498A को ख़त्म करने के लिए पत्नी से लोअर कोर्ट में कहलवा दे कि उसने जो भी केस किया है वो सारे झूठे हैं, मैं अपना केस वापस लेती हूँ? क्या तब 498A ख़त्म हो जाएगा या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? तो देखिए, पहली बात तो जो आप कह रहे हैं वो एकदम गलत बात है। कभी भी पत्नी ऐसा कह ही नहीं सकती है। ये बात मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए। भले से ही समझौता हो रहा हो, पत्नी पैसे ले रही हो, उसके बावजूद भी वो नहीं कहेगी कि उसने सारे झूठे केस किए हैं। सिर्फ वो यही कहती है, पत्नी यही कहती है कि लोगों के समझाने बुझाने पे और हम दोनों में समझौता हो गया है, अब हम दोनों साथ नहीं रहना चाहते हैं। पत्नी कभी भी ये नहीं कहती है कि उसने सारी केस झूठे किए हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा कह देगी समझौता में भी तो खुद वो फंस जाएगी। तो ऐसे में उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो वो कभी ऐसा कहेगी ही नहीं। और कह भी देती है अगर पत्नी, तो भी ऐसा नहीं है कि केस ख़त्म हो जाएगा। फिर भी आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट से ही समझौता होता है इस मामले में, क्योंकि ये जो मामला होता है ये समझौता करने योग्य नहीं होता है। वजह से आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट से समझौता के लिए आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा, तभी आपका समझौता हो पाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे आफ्ताब जी ने पूछा है। आफ्ताब जी पूछ रहे हैं, सर 498 क्वेश्चन कितने समय तक हाई कोर्ट में चलता है? लमसम समय भी बताएं। अब देखिए, किसी भी मुकदमे का कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है कि ये कितने समय तक चलता है, लेकिन क्वेश्चन की बात है जहाँ तक, मान के चलिए 3 से 4 महीने इस मामले में लग जाते हैं, क्वेश्चन का डिस्पोज होने में लग जाता है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको क्वेश्चन का जो प्रोसेस होता है वो बता देता हूँ, क्योंकि वो जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन के लिए जब सबसे पहले हस्बैंड जाता है या फिर उसके घर वाले रिश्तेदार जाती हैं, तो ऐसे में सबसे पहले एप्लीकेशन लगाना होता है। जब आप क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसके बाद उस एप्लीकेशन जो होता है उसकी स्क्रूटनिंग होती है, यानी अगला प्रोसेस जो आता है स्क्रूटनिंग का आता है। इसमें जांच किया जाता है, देखा जाता है कि कहीं कोई एप्लीकेशन में गड़बड़ी तो नहीं, कोई कागज़ तो नहीं छूट गया है, या फिर इसी तरह की जांच होती है। जब स्क्रूटनिंग हो जाती है, उसके बाद एक डेट लगा होता है जिस पे एडमिशन आर्गूमेंट होता है, यानी मामला सुने जाने योग्य है कि नहीं है, इस पे आर्गूमेंट होता है। तो वकील ने जो मामला बनाया होता है वो जाके कोर्ट के समझ बताते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये मामला सुने जाने योग्य है, जो अपोजिट पार्टी है उसे नोटिस किया जाना चाहिए, तो ऐसे में जो अपोजिट पार्टी यानी पत्नी होती है, स्टेट होता है, सबको कोर्ट जो होता है नोटिस करता है। उसके बाद जब पत्नी और स्टेट सभी लोग हाजिर हो जाती हैं, उसके बाद कोर्ट मीडिएशन भी करा सकता है, या फिर मीडिएशन अगर नहीं करा रहा है तो ऐसे में प्रोसेस आता है आर्गूमेंट का। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहते हैं और उसके बाद कोर्ट का जजमेंट आ जाता है। तो क्वेश्चन का जो प्रोसेस होता है, यानी इस मामले में जो प्रोसेस चलता है यही चलता है। इसमें मान के चलिए 3 से 4 महीने का समय लग जाता है, यही समय लगता है इस मामले में। अब अधिकतम 6 महीने तक भी लग सकता है, या फिर कोर्ट के ऊपर है, कभी कभी सालों लग जाते हैं। तो कोई चीज़ फिक्स नहीं होता है, यही प्रोसेस चलता है, अब जितना समय इसमें लग जाए। अब हम अगले क्वेश्चन पे अपने आते हैं। ये सवाल हमसे इंजीनियर AK यादव ने पूछा है, सर कठोर कारावास और नागरिक कारावास किन धाराओं में कौन सा कारावास होता है, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? तो देखिए, कठोर कारावास तो होता है लेकिन नागरिक कारावास नहीं होता है, इसे साधारण कारावास बोला जाता है। कठोर कारावास ऐसे मामलों में होता है जो अति गंभीर किस्म के हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, दिन दहाड़े रोड पे 3-4 लोगों को दौड़ा के गोली मार दिया, या फिर आपने डकैती डाला और वहाँ पे हत्या कर दी, आपने रेप किया फिर मर्डर कर दिया, इस प्रकार का अपराध किया, तो ऐसे में आपको कठोर कारावास की सज़ा मिलती है। और यदि मान लीजिए आपने कोई छोटा मोटा अपराध किया है, चोरी किया है, मारपीट किया है, या फिर ऐसा ही कोई अपराध किया है, तो ऐसे में आपको साधारण
कारावास की सज़ा मिलती है। कठोर कारावास में आपको सश्रम कारावास होता है, यानी इसमें आपसे मेहनत कराया जाता है, पत्थर तुड़वाया जाता है और भी कई सारे काम कराए जाते हैं। आपको एकांत में रखा जाता है, अन्य जो भी कैदी होते हैं उनके साथ नहीं रखा जाता है, तो इससे थोड़ी बहुत आपको बहुत परेशानी होती है, तो इसे कठोर कारावास कहा जाता है। और साधारण कारावास में सबको एक साथ रखा जाता है, उनसे मेहनत नहीं लिया जाता है, तो ये साधारण कारावास होता है। तो अति गंभीर किस्म के जो अपराध होते हैं, जो अति गंभीर किस्म के हैं, उसमें आपको कठोर कारावास की सज़ा मिलती है। साधारण जो किस्म के अपराध है उसमें नहीं ऐसी कोई सज़ा मिलती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि सर ये बताइए, पत्नी ने 416 498 ए का केस करके समझौता करवा कर तलाक ले लिया था 10 साल पहले। उसने उसी साल दूसरी शादी भी कर ली, उसके बाद 3 बच्चे भी हो गए, तो क्या अब भी उस समझौते वाले केस को दोबारा कर सकती है? नहीं, अब वो दोबारा नहीं कर सकती है। जब समझौता हो गया, डिवोर्स हो गया, तो मतलब ख़त्म हो गया। अब पत्नी इस केस को रीओपन नहीं करा पाएगी, ना ही उस केस में कुछ कर पाएगी। अब सारा मामला ख़त्म हो चुका है, अब आप निश्चिंत रहिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे अपने आते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, सर मेरी वाइफ ने अपना रोग छुपाया है, वो अपाहिज है और उसने चर्म रोग भी है और 3 साल मुझसे बड़ी भी है। शादी के बाद सिर्फ 2 दिन रही हुआ और 3 साल बाद तक कोई बात नहीं हुआ। अब जाके DV 498 ए परिवाद के रूप में फर्जी दर्ज कराई है। उसके भाई जज है, झूठी पावर इस्तेमाल कर रही है। मैं स्टूडेंट हूँ, कैसे क्या करूँ? मेरी एज 25 साल है, उसकी एज 28 साल है। तो देखिए, अब ये जो होता है एक मामला शादी शून्य करड़ी कराने का, शून्य कराने का, वो भी समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसे आप सिर्फ 1 साल तक दर्ज करा सकते हैं जब आपको मामला पता चलता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, या फिर पत्नी को कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपको भी वो बीमारी लग सकती है, या फिर कुछ भी ऐसा है जिससे आप शादी को शून्य कराएं या शून्य करड़ी कराएं। तो ऐसे में मान लीजिए जो भी मामले होते हैं जिनसे आप शादी को शून्य करड़ी करा सकते हैं, तो ऐसे में वो दर्ज कराने के लिए 1 साल का समय होता है। तो आपकी शादी जो है वो शून्य करड़ी आप करा सकते थे, आपके साथ छल हुआ है, तो ऐसे में अब वो चीज़ समाप्त हो चुकी है, अब तो आप नहीं करा सकती हैं। तो ऐसे में अब आप डिवोर्स केस करिए इन सारे आधारों पे, और आप इन सब आधारों पे डिवोर्स ले सकते हैं। ये आपके साथ क्रुएल्टी मानी जाएगी, आपके साथ धोखा किया गया है, छल किया गया है, तो आप क्रुएल्टी के आधार पे डिवोर्स का केस कीजिए। और साथ ही साथ अगर पत्नी के जो भाई हैं वो जज है और अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हाई कोर्ट में इस बात का कंप्लेन कीजिए और कुछ डॉक्यूमेंट भी हाई कोर्ट में भेज दीजिएगा, जिससे ये प्रतीत हो कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी और फिर आपके केस में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसे अभिषेक जी ने पूछा है, सेक्शन 9 करने के बाद वाइफ वुमेन सेल में बुला ले तो क्या करे? अब वाइफ बुला सकती है, आपको जाना होगा, आप जाइए और अपनी बात कहिए, और साथ ही साथ वुमेन सेल में कहिए कि मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ, उसे रखना चाहता हूँ, तभी तो मैंने ये केस किया है। आप इसी पे रहिए। वुमेन सेल में आपको अपना पक्ष रखना होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ आप जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। घबराने की बात नहीं है, सिर्फ जाइए और आप अपना पक्ष वहाँ पे रखिए। साथ ही साथ सेक्शन 9 का जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो केस का सत्यापित कॉपी है, वो लेके जाइएगा और वहां पे दे दीजिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेक्शन 9 करने के बाद वाइफ वुमेन सेल में, ये क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूं। अब हम फिर अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हमसे इंजीनियर AK यादव ने पूछा है। सर, अगर किसी व्यक्ति पे 302 IPC का FIR हुआ है, अगर वह व्यक्ति 482 में हाई कोर्ट चला जाता है, तो क्या इस स्थिति में कोर्ट गिरफ्तारी रूप लगा देगी जबकि 482 का फाइनल न हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, जब आपके ऊपर 302 में FIR होगा तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप हाई कोर्ट चले जाएं। पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट कर लेगी। ऐसे मामलों में जब 302 लगना होता है तो पहले पुलिस आपको पकड़ के लेके आती है, उसके बाद FIR दर्ज करती है। तो कुछ प्रैक्टिकली भी चीज़ें आप समझा करिए। पहले पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ के बैठा लेती है, उसके बाद FIR दर्ज करती है ऐसे मामलों में, कि कहीं वो व्यक्ति भाग ना जाए। और ऐसे बड़े बड़े मामलों में 302, 376 ऐसे मामलों
मामलों में जब ऐसा एकदम सामने चीज़ प्रतीत होता है गलत है, तभी आपको फ़ायदा मिल पाता है। 1000 में से 1 मामले ऐसे होते हैं जहाँ 302, 376 ऐसे मामलों में 482 लगाने और हाई कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रकार का कोई आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला है, कोई गिरफ्तारी पे आपकी रोक नहीं लगेगी। और वैसे भी 302, 376 में आप एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं ले सकते हैं, ये भी आपके सामने दिक्कत है। तो घबराइए मत, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप हाई कोर्ट जा सके। अभिषेक मिश्रा, ग्रेट जॉब सर, थैंक यू अभिषेक जी। हम अपने अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सर अगर पत्नी हाजिर नहीं हुई तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे मैंने मेंटेनेंस केस के बारे में बताया है। ये यानी जो मैंने वीडियो बनाया है वो मेंटेनेंस केस के ऊपर बनाया है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए पत्नी ही केस कर दी है 125 सीआरपीसी का और वो खुद नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी का जो मेंटेनेंस केस है कोर्ट उसे खारिज कर देगा। कोर्ट लिखेगा कि बल न देने के कारण, यानी जो इसने मुकदमा किया है वो खुद नहीं हाजिर हो रहा है, तो ऐसे में इस वजह से ये मुकदमा खारिज किया जाता है और कोर्ट मुकदमे को खारिज कर देगा। तो अब हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, सर मेरे पति ने सेक्शन 9 का केस किया है, 25 जनवरी को पेशी है, अब मुझे क्या करना चाहिए? 2 ईयर से मैं मायके में रह रही हूँ। तो देखिए, अगर आपके पति ने सेक्शन 9 का केस किया है यानी विदाई कराने के लिए केस किया है, तो आप कोर्ट में जाइए। अगर आप उनके साथ रहना चाहती हैं, अपने पति के साथ जाना चाहती हैं, तो उस केस में जाके कह दीजिए कि मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ, इनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपना घर गृहस्थी बसाना चाहती हूँ। तो ऐसे में कोर्ट से आपकी विदाई हो जाएगी, क्योंकि आपके पति भी चाह रहे हैं, तभी तो उन्होंने केस किया है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा रीजन है जिस वजह से आप अपने पति से अलग रह सके, जैसे आपके पति आपको मारते पीटते हैं, मार पीट के भगा दिए हैं, काफ़ी प्रताड़ना देते हैं, तो ऐसे में ये भी बात जाइए कोर्ट में कहिए, इसके लिए सबूत दीजिए और उनके केस को खारिज कराइए। तो अगर आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं तो जाके वहाँ कोर्ट में कहिए कि मैं जाना चाहती हूँ, इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो ऐसे में वहीं से आपकी विदाई हो जाएगी और आपका जो मामला है यहीं पे समाप्त हो जाएगा, आपका घर बस जाएगा। तो यही कुछ सवाल थे जो आज कमेंट में आए थे, मैंने उनका जवाब दे दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा औरों के साथ शेयर करें, और जो लोग भी परेशान हैं उनसे भी प्रयास करें कि वो लोग भी कमेंट करें ताकि उनका भी मैं जवाब दे सकूं। तो यही कुछ सवाल थे जिनका जवाब मैंने दे दिया। अब मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, नए कमेंट बॉक्स के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।